तो आज हम फिर से एक नए स्टॉक के एनालिसिस के साथ आप लोगों के साथ साझा करते हुए सबसे पहले हम एक चीज़ और बता दे यार, हर एनालिसिस करता हूँ मैं किसी भी स्टॉक का, तो उससे पहले मैं सोचता हूँ कि आप भी क्या इस टाइप से एनालिसिस कर पाते तो कितना अच्छा होता। क्योंकि जब किसी भी कंपनी को एनालिसिस करते हैं तो आपको ये समझ में आता है कि नहीं ठीक है, इसका बिजनेस मॉडल हमको समझ में आ रहा है। बिजनेस समझने के लिए, बिजनेस जानने के लिए कुछ ना कुछ आपको मेहनत करनी होगी। केवल स्टॉक मार्केट एज ए पार्ट टाइम जॉब मत बनाइए। यदि पार्ट टाइम जॉब बनाना है तो ट्रेडर तो बिल्कुल ना बनिएगा, क्योंकि ट्रेडिंग पार्ट टाइम जॉब नहीं होती, वो फुल टाइम जॉब होती है। इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं एक सही कंपनी या सही बिजनेस को पकड़ के, जिस बिजनेस को आप सबसे अच्छे तरह से जानते हो उस बिजनेस को देखते हुए आप इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। और थोड़ा बहुत जब आप समय दीजिएगा, कैपेबल होइएगा किसी भी कंपनी के बारे में जानने का, किसी चीज़ के धंधे को समझने का, तो धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि नहीं सही में किसी चीज़ को जानना कितना ज़रूरी होता है उसमें इन्वेस्ट करने से पहले। तो इस चीज़ को जानना बहुत ही अत्यंत ज़रूरी होगा कि कंपनी या किसी भी चीज़ में, क्या आप कभी समोसे खाते हैं तो समोसे खाने में जो आप पैसा खर्च करते हैं तो उसको देखते हैं कि नहीं एक बार कि हाँ कैसा समोसा है। यदि समोसा अच्छा होगा तभी आप उसको बाय करके खाइएगा, यदि समोसा खराब होगा तो क्या आप पैसा फेंकिएगा? नहीं ना। तो वैसे ही स्टॉक मार्केट है, यदि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कंपनी के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी होगा, कंपनी का बिजनेस जानना ज़रूरी होगा। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि मैं जैसे एनालिसिस करता हूँ मैं वैसे आपको बताऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं ऐसे ही कंपनी के एनालिसिस आपके बीच लाते रहूं। तो आज का जो कंपनी है वो है मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर। तो मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर का जो कच्चा चिट्ठा हम खोलेंगे आपके सामने, चूँकि आपका प्यार है तो इसलिए कच्चा चिट्ठा इसका खोलने में मुझे थोड़ी सी भी हिचकिचाहट नहीं होगी। तो कैसे वन बाय वन, जैसे कि हम जानते हैं कि मैं सबसे पहले कंपनी का ओवरव्यू देखूंगा कि कंपनी अपने पास्ट रिकॉर्ड में कैसे डेवलप्ड की खुद को, तो उसके बारे में जानना ज़रूरी है। क्योंकि जो गिरते हुए माहौल में यदि संभाल सकता है तभी वो कभी भी अपने आप को डेवलप कर पाएगा। तो ओवरव्यू समझेंगे, उसके बाद समझेंगे कंपनी का बिजनेस करने का तरीका क्या है, कंपनी अभी कैसे कैसे बिजनेस कर रही है, कंपनी रेवेन्यू कैसे जनरेट कर रही है, ये सारी चीज़ हम देखेंगे कंपनी के बिजनेस में। सेकेंड चीज़ मैं बार बार बोलता हूँ कि कंपिटेंसी एज ए यॉर्कर बॉलर इन अ क्रिकेट। यदि कंपिटेंसी सही हो गया तो किसी भी कंपनी के लिए दिक्कत वाली बात हो सकती है। कंपिटेंसी तगड़ा ना होना कंपनी के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है हमेशा से, इसलिए मैं कंपिटेंसी को हमेशा एक अहम चीज़ देता हूँ। उसके बाद हम देखेंगे कि कंपनी का फ्यूचर में क्या एनालिटिक है, कंपनी फ्यूचर में अपने आप को कैसे ग्रो कर रही है, या कंपनी का फ्यूचर प्लान क्या होगा, कंपनी अपने आप को ग्रोथ रेवेन्यू पे कैसे रख पाएगी, ये सारी चीज़ें हम फ्यूचर में देखेंगे। सबसे लास्ट हम ये देखेंगे कि फंडामेंटल कंपनी के कैसे हैं। कंपनी का फंडामेंटल यदि ठीक होगा तो हमें इन्वेस्ट करने में थोड़ी सी भी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। उसके बाद सबसे लास्ट में मैं अपना ओपिनियन बताऊंगा कि मैं इस कंपनी के बारे में क्या सोचता हूं। बट मैं एक डिस्क्लेमर आपको दे देता हूं कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूं और ना ही मैं आपको राय दे रहा हूं। मैं केवल अपना एनालिसिस बता सकता हूं या अपना होल्डिंग बता सकता हूं, यदि रखा हूं तो या नहीं रखा हूं तो वो भी मैं बता सकता हूं। लेकिन मैं आपको कभी भी किसी स्टॉक का रिकमेंडेशन नहीं करता, मैं बस अपना एनालिसिस आपके साथ शेयर करता हूं। बी फ्रैंक, मुझे क्या लगता है, मैं क्या सोचता हूं। यदि कंपनी बाय करने का होगा तो भी मैं सोचता हूं कि हाँ बाय करना है तो बाय करूंगा, सेल करना है तो सेल करूंगा। वो मेरी ओपिनियन है, वो मेरी पर्सनल राय है। आपका क्या राय है, आप कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपकी रिस्क कैपिटलाइजेशन कैसी है, वो आप पे निर्भर करता है। और तो लास्ट में मैं देखूंगा कि मेरा क्या राय है, मैं क्या सोचता हूँ इस कंपनी में, बाय सेल या रखा हूँ तो होल्ड। तो ये मैं सबसे लास्ट में आपको बताऊंगा। तो वन बाय वन चालू करते हैं मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर के बारे में कि मेट्रोपोलिस स्टैंड कब की थी, मेट्रोपोलिस किन कारणों से चालू हुआ था, ये हम चालू करते हैं ओवरव्यू सीरीज। नाउ लेट्स बिगिन कंपनी मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर ओवरव्यू सीरीज। तो ओवरव्यू में सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कंपनी 1980 में इस्टेब्लिश्ड हुई थी। डॉक्टर सुशील शाह जो कि थे वो कंपनी को चालू किए थे। तो किस तरह से चालू किए थे, तो वो 3 चीज़ का टेस्टिंग से चालू किए थे, जस्ट लाइक एज ए गराज टाइप का था, उसमें चालू किए थे 3 टेस्टिंग से, हार्मोन, थायराइड एंड फर्टिलिटी टेस्टिंग से। डॉक्टर सुशील शाह इस चीज़ को अच्छे तरह से रन करते हुए 20 ईयर्स इसमें अपना टाइम दिए, जिसके कारण कंपनी को एक सही तरह से एक्सपीरियंस हुआ मार्केट में।
और चूंकि ये मेट्रो सिटी में था इसलिए उन्होंने सोचा कि इस कंपनी का नाम जो है वो मेट्रोपोलिस दिया जाए। तो 1996 में इस कंपनी को जो है मेट्रोपोलिस नाम से जाना गया। ओके, उसके बाद ये हम समझते हैं कि कंपनी का जो नामकरण हुआ वो कैसे कैसे इन्हें मिलता गया। तो 1996 में इन्हें मेट्रोपोलिस नाम दिया गया और 2003 में ये कंपनी मेट्रोपोलिस प्राइवेट लिमिटेड बनी। ओके, 2003 में मेट्रोपोलिस प्राइवेट लिमिटेड बनी और 2009 में कंपनी का नाम मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर रखा गया। नाउ ये थी नाम का कार्यक्रम। अब जानते हैं कि कंपनी अपने आप को रेट्रोवेट कैसे की, कंपनी अपने आप को बढ़ाई कैसे ईयर बाय ईयर। यदि 20 साल 25 साल 30 साल यदि कोई कंपनी रहती है तो ये सबसे जानना जरूरी होता है कि कंपनी अपने आप को डेवलप कैसे की, वो भी ऐसे कंपटीशन मार्केट में जहाँ पे बड़े बड़े प्लेयर हों। ओके, वो समझेंगे कौन कौन से बड़े प्लेयर हैं जो कि इसे दिक्कत दे सकती है या इसे एडवांटेज पहुंचा सकती है, वो हम कॉम्पिटेंसी वाले सेक्शन में देखेंगे। तो कंपनी का सबसे पहले ये जानते हैं कि जो टर्निंग पॉइंट था, कंपनी का जो टर्निंग पॉइंट था वो 2001 में आया। किनके कारण आया? तो डॉक्टर सुशील शाह की जो डॉटर थी वो वेल एजुकेटेड होके आई और एज ए एमडी के रूप में ज्वाइन करते हुए अमीरा शाह ने इस कंपनी को धीरे धीरे रन कराना चालू किया। यहाँ पे कंपनी जो है अपनी मानती है कि हाँ ये टर्निंग पॉइंट थी अमीरा शाह के द्वारा। 2006 में सबसे फर्स्ट जो कैपिटल इन्फ्यूजन हुआ, ठीक है, कैपिटल की ज़रूरत तो पड़ती है किसी भी कंपनी को, तो कैपिटल जो इन्फ्यूजन हुआ वो आईसीआईसी एंड वेंचर्स के द्वारा 2006 में किया गया। 2012 में जब कंपनी देखी ठीक है कि हम इंडियन मार्केटिंग अच्छे तरह से अब कर रहे हैं, क्योंकि 80 से 2012 अप्रॉक्स 32 ईयर्स हो जाते हैं, तो एक्सपीरियंस तो हो ही चुका है। तो कंपनी ने सोचा कि चलिए अब हम आउट ऑफ द कंट्री भी क्यों ना हम बिजनेस करें। तो 2012 से इन्होंने आउट ऑफ द कंट्री इस्टेब्लिश्ड होना चालू कर दिया, जहाँ की 2014 में घाना में, उसके बाद श्रीलंका में, मलेशिया में ऐसे ऐसे अपने पैर जमाने चालू कर दिए। तो ये कंपनी का आउटलुक। नाउ अब सेकेंड चीज़, जो मेन चीज़ हम समझ पाते हैं। देखिए, ओवरव्यू कोई छोटी चीज़ नहीं है, क्योंकि ओवरव्यू बतलाता है कि क्या कंपनी एक अच्छे तरह से काम कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। ये ओवरव्यू उसे, क्योंकि जब पेड़ बहुत मजबूत होते हैं ना, तभी ये पता चल पाता है कि नहीं ठीक है इसका ग्रोथ आगे भी होगा। तो ये ओवरव्यू था। नाउ यहाँ पे मुझे कंपनी ओवरव्यू आउटलुक से बहुत अच्छी लगती है मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर। नाउ वी अंडरस्टैंड सेकेंड पॉइंट ऑफ द मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, दैट इज अ बिजनेस मॉडल। तो बिजनेस मॉडल एक्चुअली कंपनी कैसे करती है ये समझना बहुत मुश्किल तो नहीं, बहुत आसान है। सबसे पहले हम बिजनेस मॉडल में ये समझेंगे कि कंपनी का एक्चुअली रेवेन्यू जो जनरेट हो रहा है वो कहाँ से सबसे ज़्यादा आ रहा है। तो वेस्ट सेक्शन से कंपनी को 55% नहीं 50% अप्रॉक्स कलेक्शन आता है रिवेन्यू का, एंड वेस्ट एंड साउथ 25%। तो ये दो जो पोर्शन है इंडिया के, यहाँ से इसे मेजर रिवेन्यू जनरेशन होती है। समझ लीजिए कि 100 में 75% ये दो सेक्शन से इसे रेवेन्यू जनरेट होती है। अब बात करते हैं कि कंपनी किस लेवल पे काम करती है। देखिए, दो लेवल वैसे मानते हैं, एक तो B2C एंड एक सेकेंड B2B। B2B बिजनेस टू बिजनेस एंड B2C बिजनेस टू एंड कंज्यूमर। जब हम B2C की बात करते हैं तो B2C में जो अपना प्रॉफिट ऑफ मार्जिन रहता है वो B2B से कहीं ज़्यादा होता है। सिंपल सा तरीका में यदि मैं बताता हूँ शॉर्ट में, तो ये समझिए कि यदि हमें किसी भी चीज़ को मान लीजिए कि फर्स्ट से लेके लास्ट में पहुंचना है और उस बीच में कोई अवरोधक नहीं, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो हम आसानी से पहुंचेंगे और हमें उस बीच में कहीं लॉस नहीं होगा। यदि मान लीजिए कि हमें इस पेन को बेचना है, यदि हम डायरेक्ट कंज्यूमर को बेचते हैं, तो ये पेन यदि हम 25 रुपीज़ में बेचते हैं कंज्यूमर को और मेरा इनपुट इसमें 10 है, देन वी हैव प्रॉफिट ऑफ दी 15 रुपीज़। बट यदि हम इस पेन को किसी होलसेलर के पास बेचते हैं और होलसेलर जो है वो यदि किसी कंज्यूमर को बेचता है, तो क्या होगा कि जो मेरा पेन का कीमत 10 रुपीज़ था, लेकिन हम होलसेलर को नहीं बेच पाए क्योंकि उसे भी तो किसी चीज़ की प्रॉफिट चाहिए। तो ना हम क्या करेंगे कि उसे 20 रुपीज़ में एक बल्क जो है पेन का बंडल पहुंचा देंगे। तो अब यहाँ पे अपनी जो है प्रॉफिट कितनी हो गई, 10 रुपीज़। तो यही चीज़ होता है B2B और B2C में। जिस चीज़ का B2B यदि ज़्यादा होगा तो उसे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम देखने को मिलता है, और जिसका B2C ज़्यादा होगा वो बेहतर होता है। तो जब हम बात कर रहे हैं मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर की, तो B2B बिजनेस जो है उसका 56% है, जो कि थोड़ा बहुत इसके कंपिटिटर से, ठीक है, वो मैं कॉम्पिटेंसी में और डिक्लेयर करूँगा, ज़्यादा है। बट B2C की बात करते हैं यदि हम, तो यहाँ पे 44% ये
हाँ, जस्ट लाइक B2P पे ये 56% एंड B2C पे 44% का बिजनेस करते हुए दिख रहा है मेट्रोपोलिस हेल्थ के अभी तक का जो सिनेरियो है। तो ना यहाँ से ये प्रॉब्लम हो रही है कि B2B का जो 56% ऑफ द पोर्शन है, ये एक्चुअली जो है प्रॉफिट ऑफ द मार्जिन को कहीं कम कर रहा है। क्योंकि देखिए कंपनी को केवल ये 4-5% जो है ना, ये आपको दिख रहा है कि 12% का जो केवल डिफरेंस है, कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, बट ये 12% का डिफरेंस जो है बहुत बड़ा डिफरेंस माना जाता है। क्योंकि यहाँ 12% का इंक्रीमेंट यदि आपको प्रत्येक ईयर लग रहा है तो वो कंपनी एक बेहतर कंपनी होती है। तो यहाँ 12% तो इसके रिवेन्यू जनरेशन पे है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो इस पोर्शन पे हम देख रहे हैं कि 56% B2B बिजनेस करते हुए दिख रहा है और B2C पे 44% दिख रहा है। तो ये कंपनी के लिए थोड़ा सा मेरे हिसाब से निगेटिव है। और ये भी यदि आप देखिएगा तो कहीं ना कहीं कंपनी कॉन्सेंट्रेटेड होते हुए दिख रही है, बिकॉज यदि केवल ये इंडियन मार्केट में रहता तो हम कहते कि ठीक है, क्योंकि ये वेस्ट 50% एंड साउथ 25% ठीक है। बट जब इंटरनेशनल पोर्शन भी आता है तो इंटरनेशनल पोर्शन में इसे 55% ओनली का रेवेन्यू जनरेशन होता है और इस 3% के अलावा होल इंडिया में कम जनरेशन है। तो कंपनी को बार बार यदि स्टैंड करना है तो जो स्मॉलर प्लेयर हैं उनका एक्विजिशन जारी रखना होगा, ताकि और अदर जो सिटीज़ हैं या अर्बन एरियाज़ हैं उनमें भी कंपनी रेवेन्यू सही से जनरेट कर पाए। तो ये चीज़ हो गई। अब हम ये देखते हैं, चलिए कॉम्पिटेंसी सबसे पहले समझते हैं। उसी पोर्शन में आपको ये वाला जो रेवेन्यू जनरेशन का पोर्शन है जो कि अहम है, मेट्रोपोलिस यदि मुझे पसंद है तो इसी कारण से पसंद होगा, नहीं है वो तो मैं बताऊंगा क्यों नहीं है। यदि है तो ये पोर्शन किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी इन्वेस्टर के लिए ये बिग पोर्शन होगा। कंपिटेंसी में जानते हैं कि जो दो बड़े प्लेयर हैं जिनका नाम आप भी जानते होंगे। सबसे फर्स्ट डॉक्टर लाल पैथलैब्स एंड थायरोकेयर। तो थायरोकेयर और डॉक्टर लाल पैथलैब्स, इनका जब भी आप नाम सुनते होंगे तो लगता होगा कि ये दो बिग प्लेयर हैं। इस सेक्टर में मुझे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम लगता है कंपटीशन का, वो रहते हैं स्मॉल प्लेयर। बिकॉज क्योंकि बड़े प्लेयर तो केवल दो हैं, बट जब भी हम किसी भी एरिया में जाते हैं तो आज का सिनेरियो ये है कि कोई भी पर्सन, यदि कोई भी फार्मासिस्ट, कोई भी लैब असिस्टेंट अपना इंडिविजुअल भी बिजनेस कर रहा है, इससे क्या होता है कि कंपनी का मार्केट जो शेयर कैपिटल है उसमें कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है। क्योंकि मार्केट शेयरिंग में यदि 10 लोग आ गए, यदि मैं हूँ और 10 लोग आ गए, तो क्या होगा कि कुछ ना कुछ पोर्शन, क्योंकि 10 ऐसे तो खड़े हैं नहीं टीवी देखने के लिए, कुछ तो मार्केट शेयर वो कम कर रहे होंगे मेरे। तो इसी कारण से ये वाला जो पोर्शन है, जो छोटे प्लेयर हैं जो लैब के लिए वो कर रहे हैं, खुद से इंडिविजुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं, इंडिविजुअल टेस्टिंग कर रहे हैं, लेकिन उन्हें इक्विपमेंट की जो ज़रूरत पड़ेगी वो या तो लाल पैथलैब से लेते हैं, या तो थायरोकेयर से लेते हैं, या तो मेट्रोपोलिस से लेते हैं। तो इसलिए ये B2B बिजनेस जो है वो ज़्यादा इसमें है। अब हम ये समझते हैं कि जो लाल पैथलैब्स और थायरोकेयर की है वो पर कंज्यूमर 655 रुपीज़ होता है। ओके, रेवेन्यू कितनी बनती है? 655 रुपीज़ अप्रॉक्स। बट जब हम मेट्रोपोलिस की बात कर रहे हैं तो वो पर कंज्यूमर 855 और 900 रुपीज़ एवरेज ऑन जनरेट करता है। ये चीज़ जो है मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर का नेट प्रॉफिट हो या ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हो, ये बढ़ाता है। ठीक है, यहाँ पे मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर अपने आप को सही में बोलता है कि आई एम द लार्जेस्ट, फिर से सुनिएगा, वन ऑफ द लार्जेस्ट इन सेक्टरों में मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर दिखाई देता है। केवल इस कारण से का मतलब ये नहीं कि केवल यही है इसके पास, लेकिन यहाँ पे इसको अपने कंपटीटर से बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है। बट लेकिन जब हम B2B और B2C बिजनेस की बात करते हैं तो इस चीज़ में थायरोकेयर सबसे ज़्यादा B2C बिजनेस करता है, यानी बिजनेस टू एंड ऑफ द कंज्यूमर। और लाल पैथलैब्स का भी जो B2C का परसेंटेज है वो मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर से ज़्यादा है। तो यहाँ पे एडवांटेज लाल पैथलैब्स और थायरोकेयर को मिलता है, और जब हम पर कंज्यूमर की बात करते हैं तो यहाँ पे एडवांटेज मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर को मिलता है। तो ये हम बात किए कॉम्पिटेंसी का, और बात चूँकि कॉम्पिटेंसी बढ़ रही है क्योंकि स्मॉल प्लेयर भी आ रहे हैं, तो ये चीज़ जायज़ हुई कि जो कंपनी का इक्विपमेंट आसानी से पहुँच पाए वो कंपनी ज़्यादा ग्रो करेगी। क्योंकि लैब असिस्टेंट या लैब प्रैक्टिशनर जो भी हैं वो इंडिविजुअल टेस्टिंग भी कर रहे हैं, तो वहाँ पे उन्हें इक्विपमेंट चाहिए, कोई वो नहीं चाहिए प्रोफेशनल और स्किल्ड एम्प्लॉय कि वो भी टेस्ट करके वो कंपनी खुद से वो प्रैक्टिस कर पाए। तो इसमें 3-4 चीज़ों से जनरेशन होती है। पहला
कि कंपनी खुद का लैब से कोई भी कंज्यूमर को ऑपरेट करे। सेकेंड, या तो वो पार्टनर के रूप में करे। थर्ड, डॉक्टर से कंसल्टिंग करके डॉक्टर के साथ पार्टनरशिप हो, या बड़े बड़े जो भी चीज़ है उसमें कंसल्टिंग करें। अब बात करते हैं कंपनी का फ्यूचर के बारे में कि कंपनी का फ्यूचर कैसा रहने वाला है। देखो दोस्त, ये आपने ओवरव्यू में समझा ना कि 2001 में अमीरा शाह जब आई तो ये कंपनी के लिए टर्निंग पॉइंट था। जाहिर सी बात है, तो जब 2001 से इतनी स्मूथली और इतना वेल मैनेजमेंट के साथ जब ये ड्रिवन की तो कंपनी इतने आगे तक पहुंची, क्योंकि कंपनी को जब वो 2001 में टेक ओवर कर रही थी, टेक ओवर नहीं, एज ए ज्वाइन कर रही थी, तो उस समय कंपनी का वैल्यूएशन ओनली 7 करोड़ था। कितना? 7 करोड़। तो देन 7 करोड़ से इस मुकाम तक पहुंचना, ये तो जायज़ सी बात है कि अमीरा शाह एक अच्छी मैनेजिंग डायरेक्टर कंपनी की रह चुकी हैं और हैं भी। तो जब हम फ्यूचर की बात करेंगे तो इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि विदाउट अमीरा शाह क्या कंपनी इतनी अच्छी से चल पाएगी या नहीं चल पाएगी। मुझे लगता है कि अमीरा शाह को अभी मैनेजिंग डायरेक्टर, क्योंकि देखो यार, गाड़ी कितनी भी अच्छी हो, यदि ड्राइवर ख़राब हो गया ना तो गाड़ी कभी भी एक्सीडेंट कर सकती है। तो इसलिए ये ध्यान में रखना ज़रूरी होगा कि अमीरा शाह क्या अभी भी, या तो बोर्ड ऑफ द मेंबर में कोई नोकझोंक होने लगे, क्योंकि इतना बड़ा गिरावट मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर में मुझे ज़्यादा फंडामेंटल्स रॉन्ग नहीं दिख रहे हैं, इसलिए मुझे थोड़ा सा वेट एंड वॉच जो है इसमें करना पसंद होगा। तो फ्यूचर के लिए देखो, ये जो सेक्टर है कंपटीशन से भरा हुआ है, तो इनमें क्या करना होगा, कंपनी को बार बार जैसे करते आई है कि एक्विजिशन पे एक्विजिशन करते हुए, बट कंपनी का कुछ 1 ईयर या 2 ईयर्स का जब हम वो देखेंगे तो इसमें एक्विजिशन जो है कंपनी का कहीं ना कहीं थोड़ा कम हो गया है। तो इस चीज़ को कंपनी को फिर से चालू करना होगा, क्योंकि एक्विजिशन जो है वो कंपनी को कहीं ना कहीं बड़ा बनाती है, और कंपनी का जो एक्विजिशन जिस चीज़ का किया तो उसका कस्टमर भी इसके बढ़ेंगे। सो कंज्यूमर बढ़ा फर्स्ट चीज़, और सेकेंड, इसकी जो अपनी साइज़ है वो बढ़ जाएगी। तो इसलिए फ्यूचर में इस कंपनी को एक्विजिशन करना ही होगा। और सेकेंड चीज़, कोई भी इनोवेशन या कोई भी ज़्यादा वो हुआ तो उसमें इसे इफ़ेक्ट करना होगा। तो इस चीज़ को लेकर कंपनी का फ्यूचर हम देख सकते हैं कि ग्रो हो सकता है। अब बात करते हैं फंडामेंटल्स की। तो फंडामेंटल्स एक्चुअली मुझे कोई बहुत बड़ा इसमें दिक्कत नहीं दिख रहा है, क्योंकि यदि हम ईयरली बेसिस पे बात करें तो थोड़ा बहुत इनलाइन ही प्रॉफिट हुआ है, 9% नेट प्रॉफिट इंक्रीज किया है, आरओई भी अच्छा है, डेट जीरो है, वेल रिजर्व कैश प्लस है 335 करोड़ का। तो फंडामेंटल मुझे नहीं रहे, बट फंडामेंटल्स में मुझे एक चीज़ बहुत अजीब लगा कि कंपनी पहली बार मुझे दिखा कि ये जो नेक्स्ट 3 क्वार्टर थे, नेक्स्ट नहीं, प्रीवियस 3 क्वार्टर जो थे, इनमें कंपनी का चाहे सेल्स ले लो या ऑपरेटिंग प्रॉफिट ले लो या नेट मार्जिन ले लो, ये कहीं ना कहीं इनलाइन दिखे। तो ये देखो यार, हम कोई इनसाइडिंग वो ट्रेडर तो है नहीं इनसाइड में जाके या कंपनी का कोई चीज़ हमें पता चले, क्योंकि मैं फंडामेंटल्स देख के, हम लोग तो बैलेंस शीट से पता चल सकता है या एनुअल चार्ट से पता चल सकता है, तो उसमें मुझे इनलाइन देखने से मुझे एक चीज़ समझ में आ रहा है कि कंपनी में कुछ जो है भीतर, या तो सेंटिमेंट हो या कोई भी चीज़ जो है कुछ प्रॉब्लम है, जिसके कारण कंपनी का इनलाइन सिनेरियो मुझे देखने को मिल रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। लेकिन अभी भी कंपनी पे कोई डेट नहीं आया है, ठीक है। और फंडामेंटल्स में यदि हम बात कर रहे हैं तो एक चीज़ और देखने वाली चीज़ थी कि जो भी इनमें इन्वेस्टर थे, चाहे वो एफआईज थे या डीआईज थे या म्यूचुअल फंड था, उनमें कहीं ना कहीं इन्वेस्टिंग का जो अप्रोच था वो डिक्रीज हुआ है। यदि हम 3 साल की बात करें, 3 साल पीछे की, तो एफआईज इन्वेस्टेड इसमें 30% अप्रॉक्स थे। वैसे कई रीज़न हो सकते हैं कि यूएस का वो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा बढ़ जाने से इन्वेस्टर हो सकता है यहाँ से निकल के वहाँ पे गए हों, लेकिन किसी भी कारण से हो, ये एक निगेटिव रोल करता है कि आपके इन्वेस्टर कहीं ना कहीं यहाँ से निकल रहे हैं। म्यूचुअल फंड में भी मैं देखा कि इस क्वार्टर में ही अप्रॉक्स 1% का डिक्रीज दिखा है। तो ये भी कहीं दर्शाता है कि नहीं, जो बिलीफ था मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर पे इन्वेस्टर्स का, वो ब्रेक किया है। ये इनलाइन जो है कहीं ना कहीं मेट्रोपोलिस को दिखा रहा है कि ये सही में कुछ प्रॉब्लम फेस कर रही है। और था कि पी जो है वो 45 पी, वैसे तो जनरली यदि देखा जाए तो 45 पी मेरे लिए तो हाई है, बट लेकिन कंपनी का पी प्रीवियस देखोगे तो कोई ज़्यादा हाई नहीं है, पी ऑन एवरेज है अभी, बट वैसे देखा जाए बाय दी अदर कंपनीज के वैल्यूएशन के अनुसार से तो पी थोड़ा हाई है। तो इस वैल्यूएशन पे मुझे क्या करना है, मैं बाय करूँगा, सेल करूँगा, या रखा हूँ तो होल्ड करूँगा, ये तो मैं बताऊँगा हूँ। लेकिन उससे पहले आपको यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
क्योंकि ऐसे ही हम लेटेस्ट किसी भी कंपनी का एनालिसिस लेके आपके सामने आएंगे। और यदि आपको जानना हो किसी कंपनी के एनालिसिस या कंपनी का बिजनेस के मॉडल के बारे में, तो आप बेझिझक इस चैनल के माध्यम से कमेंट के रूप में पूछ सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको सब्सक्राइब करना होगा। नहीं भी पूछिएगा और नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा तो भी मैं अपना फ़र्ज अदा करूँगा। आपको क्या लगता है आप देख लीजिए और बता दीजिएगा मुझे कमेंट के रूप में। अब बात करते हैं बाय सेल एंड होल्ड। तो जब मैं कंपनी की सारे आउटलुक को देखा तो मुझे एक चीज़ दिखा कि जब कंपनी इनलाइन हो सकती है तो हम क्यों नहीं इनलाइन हो सकते। हम मतलब मैं क्यों नहीं इनलाइन हो सकता हूँ। तो इसलिए मैं भी सोचा कि चलो जब तक आप इनलाइन रहोगे ना, मैं भी इनलाइन रहूँगा, मैं भी इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं करूँगा। जब आप ग्रोथ दिखाओगे तो मैं भी अपने पोर्टफोलियो में ग्रोथ दिखाऊंगा। इसलिए मेरा अभी कोई स्टेक नहीं है इस कंपनी में और ना ही अब इस एनालिसिस के बाद फिलहाल लेने वाला हूँ। मैं इस कंपनी में वेट एंड वॉच का सिनेरियो जारी रखूँगा। मैं अगले क्वार्टर के इसके जो भी रिजल्ट्स आएंगे उसको देखते हुए फिर मैं डिसीजन बनाऊंगा कि हाँ क्या ये सही में कोई प्रॉब्लम फेस कर रही थी या कंपनी किसी सेंटीमेंट से केवल गुजर रही थी। ये अब अगला क्वार्टर बताएगा मेरे डिसीजन को लेकर कि मेरा पोर्टफोलियो में कुछ माल खर्च करवाने वाली है मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर या नहीं। आपको क्या लगता है मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर के बारे में जानने के बाद कि क्या सही में आप इन्वेस्टेड होना चाहते हैं, अपने रिस्क को कैपिटलाइज करना चाहते हैं? तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बट फिर मैं आपको एक बार रिमेंबर दिला देता हूँ डिस्क्लेमर के रूप में कि मेरा कोई राय आपको इन्वेस्टेड करने या इन्वेस्ट है तो उसको सेल कराने के रूप में नहीं रहता। मैं केवल अपना एनालिसिस बताता हूँ, मैं अपना स्टेक बताता हूँ, मैं किसी को कोई भी कंपनी का रिकमेंडेशन नहीं बतलाता, क्योंकि हर इन्वेस्टर का एक पर्सनल अपना रिस्क होता है, अपनी कैपिटल होती है और ये सारे चीज़ को देखते हुए आप अपना राय खुद लें। हाँ, कंपनी का एनालिसिस मुझे जो लगता है वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले किसी कंपनी के साथ आपके बीच ऐसे ही नए और एक एक चीज़ को बारीकियों से जानते